हेलो जूनियर्स, मेरा नाम कुसुम है और आज बीएचयू स्टडी कैपिटल के माध्यम से मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का कुछ पोर्शंस डिस्कस करूंगी जो आपके बीएचयू बीए आर्ट्स एंड सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हमने इसका पार्ट 1 पहले डिस्कस कर लिया है। पार्ट 1 में हमने 2021 के बजट को काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था और आज पार्ट 2 है। और चलिए शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आप बीएचयू स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के डिटेल में आपको कोर्सेज़ के डिटेल्स और ऐप का लिंक मिल जाएगा। ऐप डाउनलोड कीजिए, कोर्सेज़ को चेकआउट कीजिए और अगर पसंद आए तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कोर्सेज़ को ज्वाइन करने पे अगर आप वहाँ से पढ़ेंगे तो आप अपने प्रिपरेशन को एक अच्छा खासा बूस्ट दे पाएंगे। चलिए, तो पिछले वीडियो में मतलब जो इसका पार्ट 1 था उसमें हमने 3 क्वेश्चन आपको दिए थे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिखना था। तो वो तीनों क्वेश्चन को डिस्कस कर लें, एक बार आंसर देख लेते हैं उनका। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि चेयरपर्सन जो राज्यसभा के होते हैं वो और कौन सा पदभार संभालते हैं। तो सही जवाब है कि वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट भी होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इसका सही जवाब है कि भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था फर्स्ट वीडियो जो मेरा आया था करंट अफेयर का या स्टैटिक जेके का, उस वाले वीडियो में। तो अगर आपको अच्छे से जानना है इसके बारे में कि 28 स्टेट कैसे हैं, मतलब कौन सा स्टेट अब स्टेट का दर्जा खो चुका है वगैरह, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन था कि गोल्ड के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, उनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो आपको मैं बता दूं कि तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं। गोल्ड सबसे मैल्येबल मेटल है, गोल्ड प्योर स्टेट में भी पाया जाता है और गोल्ड कॉइनेज मेटल है। तो 3 मेटल ऐसे होते हैं जिनको पीरियोडिक टेबल में हम एक कॉइनेज मेटल का नाम से उनको जानते हैं। तो पीरियोडिक टेबल का आप यहाँ पे फोटो देख पा रहे हैं, इसमें Cu, Ag और Au मतलब कॉपर, सिल्वर और गोल्ड कॉइनेज मेटल होते हैं। चलिए, आज का पहला टॉपिक है आरबीआई। तो आप इस स्क्रीन पे आरबीआई का एम्बलम देख सकते हैं और ये एम्बलम में आगे एक पैंथर है और पीछे पाम ट्री है। पाम ट्री मतलब खजूर का पेड़। तो ये एम्बलम जो है वो इंस्पायर हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के डबल मोहर से, मतलब उसी के तर्ज पे ये एम्बलम बनाया गया है। चलिए, तो आरबीआई से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। आपके सामने ये 4 ऑप्शन है: अप्रैल 1, 1935, अगस्त 15, 1947, जनवरी 26, 1950, जुलाई 1, 1955। तो इसका सही जवाब है अप्रैल 1, 1935। तो जब इसकी स्थापना हुई थी, जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो एक प्राइवेट एंटिटी के रूप में हुई थी, लेकिन जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ 1 जनवरी 1949 में, तो उस दिन से ये गवर्नमेंट के द्वारा ओन किया जाता है। अब ये गवर्नमेंट का अपना है, अब ये प्राइवेट नहीं रहा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है। आपके पास ऑप्शन है कोलकाता, दिल्ली, पुणे, मुंबई। और सही जवाब आपको पता ही होगा कि इसका है मुंबई, महाराष्ट्र। तो आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो इनिशियली लोकेटेड था कैलकाटा में, जिसको अब हम कोलकाता कहते हैं, लेकिन 1937 में उसको शिफ्ट करके मुंबई लोकेट कर दिया गया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम आरबीआई को गवर्नमेंट ओन करती है, इसका मतलब था कि फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो आरबीआई को ओन करती है और आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शांतिकांता दास, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं। वैसे तो बीएचयू ये क्वेश्चन पूछे इसके चांसेस काफ़ी कम है, क्योंकि आप अगर नॉर्मली पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि उन्हीं लोगों के मतलब उन्हीं पोजीशंस में जो कार्यभार संभाल रहे हैं उनके ही नाम पूछे जाते हैं जो उसी साल अपॉइंट हुए हैं। मतलब जो लोग 2021 में अपॉइंट हुए हैं, जैसे इंडिया के सीजेआई अपॉइंट हुए हैं 2021 में, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पूछ सकता है बीएचयू के एग्जाम में। लेकिन ये क्वेश्चन पूछने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी ये करंट अफेयर का क्वेश्चन नहीं है तो भी क्या हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको जानना चाहिए। इसलिए याद रखिएगा कि आरबीआई के गवर्नर हैं श्री शांतिकांता दास, जो एक आईएएस ऑफिसर हैं, और आरबीआई के गवर्नर को अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, और ये अपॉइंटमेंट की रिकमेंडेशन आती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के पास से। और अभी इंडिया की यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी। तो आरबीआई जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडियन रुपी की देखरेख करती है, कंट्रोल करती है। अच्छा, 1948
में 1948 तक आरबीआई पाकिस्तान की भी सेंट्रल बैंक थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान का अपना स्टेट बैंक आया। और आरबीआई ने गवर्नमेंट ऑफ बर्मा के लिए भी बैंकर का काम किया हुआ है। तो वैसे तो उतने इम्पोर्टेंट फैक्ट नहीं है, फिर भी जान के रखिए। अच्छा, और आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंडियन रुपी को इशू करे और उसके सप्लाई और रेगुलेशन वगैरह करे। तो यहाँ पे एक अच्छा फैक्ट ये है कि जो नोट बनाती है, हम देखते हैं नोट यूज़ करते हैं और सिक्के यूज़ करते हैं ना, तो जो नोट होती है वो आरबीआई ही छापती है, लेकिन जो सिक्के होते हैं वो आरबीआई नहीं बनाती है। सिक्के बनाए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष होता है, वो कब से कब तक होता है? आपके सामने ऑप्शन है जनवरी से दिसंबर, जुलाई से जून, अप्रैल से मार्च, अगस्त से जुलाई। तो इसका सही जवाब है जुलाई से जून। हर 1 जुलाई, हर साल 1 जुलाई को आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ऐसे कुल 3 क्वेश्चन हैं इस वीडियो में और वो तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फाइनेंशियल ईयर कब से कब तक होता है। सेम ऑप्शन है आपके पास, सही ऑप्शन को आप कमेंट कीजिए। अगला टॉपिक है हमारा आज का ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस कराया गया था ब्रेटन वुड्स में, जो है यूनाइटेड स्टेट्स में। और चूँकि ये ब्रेटन वुड्स में हुआ था इसलिए इसको ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कहते हैं। और ये हुआ था 1944 में, जुलाई के महीने में। और ये कराया गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 जब ख़त्म होगी तो दुनिया में अर्थव्यवस्था मतलब कैसी होगी, क्या होगी, उसके बारे में इसमें डिस्कशन किए गए थे। तो वर्ल्ड वॉर 2 हमें पता है ख़त्म हुआ था 1945 में, लेकिन उसके पहले ही ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस कराई गई थी। और यहाँ पे याद ये रखिएगा कि उस समय इंडिया नहीं था ना, इंडिया को आज़ादी मिली 1947 में, लेकिन उस समय इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ब्रेटन वुड्स में एज ब्रिटिश इंडिया। तो जब भी हम कहते हैं कि इंडिया ने ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस मतलब, अच्छा आगे बढ़ते हैं। जैसे आगे है कि इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 3 चीज़ों को मतलब कंक्लूज़न आया था कि हम 3 चीज़ को मतलब 3 चीज़ें बनाई जाएगी। पहला था वर्ल्ड बैंक बनाया जाएगा, दूसरा था आईएमएफ बनाया जाएगा यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और एक चीज़ का इन लोगों ने कहा था कि उसमें मतलब वैल्यूएशन तय होती कि जैसे अभी हमारा है कि 74 रुपीज़ अप्रॉक्स इक्वल टू $1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स। तो वैसा ही उसके लिए एक मतलब उसके लिए इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट सोचा था जो फेल हो गया, तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ये वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जन्म हुआ था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से। और चूंकि इनका जन्म हुआ है इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस से, इसलिए इसे इन दोनों को मिला के ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं। ठीक है, ये इनके लोगो आप देख लीजिए। लेफ्ट साइड वाला है आईएमएफ का, राइट साइड वाला वर्ल्ड बैंक का है। अच्छा, यहाँ पे की पॉइंट्स हैं। तो दोनों जो वर्ल्ड बैंक हैं और आईएमएफ जो दोनों ही है, ये दोनों को ब्रेटन वुड्स ट्विंस कहते हैं। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि जब हम लोग वर्ल्ड बैंक कहते हैं तो हमारा मतलब होता है आईबीआरडी। मेनली आईबीआरडी को हम वर्ल्ड बैंक के नाम पे जाते हैं, और आईडीए भी होता है। ये दोनों की फुल फॉर्म देख लें। आईबीआरडी होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और आईडीए होता है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो देखिए, मैं क्या कहना चाह रही थी कि ब्रिटिश इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में। तो इंडिया इसलिए इनका पेरेंट मेंबर या ओरिजिनल मेंबर कह सकते हैं इसका, क्योंकि देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, रुकिए 1 मिनट, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना हुई 27 तारीख को और इंडिया ने इसको ज्वाइन कर लिया 27 तारीख को ही। तो 27 दिसंबर 1945 में आईएमएफ की स्थापना हुई और 27 दिसंबर 1945 को इंडिया ने इसे ज्वाइन कर लिया और उसी दिन इंडिया ने ज्वाइन किया आईबीआरडी को ही। तो इसलिए कहा जाता है कि इंडिया इनका पेरेंट मेंबर है। और एक बात है कि ये पॉइंट नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि अगर किसी को आईबीआरडी का मेंबर बनना है तो उसके लिए एक बेसिक क्राइटेरिया ये है कि उसको आईएमएफ का मेंबर होना ही होगा। तो चूंकि इंडिया ने आईएमएफ ज्वाइन किया 27 दिसंबर को, इसीलिए आईबीआरडी को इंडिया ने ज्वाइन किया 27 दिसंबर को। उसके बाद दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में ही है और दोनों की स्थापना हुई कब हुई है ये भी फैक्ट आप लोग ध्यान दे लीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि फोकस इनका क्या है। तो
वर्ल्ड बैंक का फोकस है कि वो मिडिल इनकम मतलब कम आय या मध्यम आय वाली कंट्री को मॉनेटरी सपोर्ट देती है, पैसे प्रोवाइड करती है और ताकि उन तरक्की कर पाए। और आईएमएफ का फोकस ये रहता है कि दुनिया में जो पैसों के मामले में एक स्टेबिलिटी बनी रहे। ये तो हमने देख लिया। फिर ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बारे में भी अच्छे से देख लिया। अच्छा, यहाँ पे आपको आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के बीच में डिफरेंसेस बताई गई हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज करके आप इसको पढ़ सकते हैं। चलिए अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि 2018 में क्या होता था ना कि 2 क्वेश्चन पेपर हुआ करते थे, एक आर्ट्स का एक सोशल साइंस का। तो सोशल साइंस वाले क्वेश्चन पेपर में इकोनॉमिक्स के 15 क्वेश्चन थे 150 में से, और 2019 में एक क्वेश्चन था, महज एक क्वेश्चन था। 2019 में पैटर्न चेंज हुआ था, सोशल साइंस और आर्ट्स दोनों का कंबाइन एग्जाम होने लगा था, लेकिन फिर भी बस एक क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमिक्स से, तो वेटेज बहुत कम गया था। पर 2020 में फिर से पैटर्न चेंज हुआ है और इस पर हमने देखा कि 4 क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमिक्स के। तो ये मान के रखिए कि करीब 5 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 2021 के एंट्रेंस एग्जाम में आपका। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2019 और 2020 में पूछे गए इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं 2 क्वेश्चन और आपसे पूछूंगी जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये दोनों ही क्वेश्चन आपको प्रीवियस वीडियो यानी इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के बेसिस पे आपको इनका आंसर मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन ये है कि यूनियन बजट लोकसभा में कौन प्रेजेंट करते हैं? ऑप्शंस हैं प्राइम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बीए सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में 2018 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि राजकोषीय घाटा बराबर क्या होता है? तो ये सब आपके पास ऑप्शन है। और ये क्वेश्चन भी पूछा गया था बीए सोशल साइंस 2018 के क्वेश्चन पेपर में। देखिए, ये क्वेश्चन का आंसर आपको डायरेक्टली प्रीवियस वीडियो से नहीं मिलेगा, और एग्ज़ाम हॉल में भी ऐसा होगा कि कितने बार आपको कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा हुआ रहेगा लेकिन एग्जैक्ट आंसर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो वहाँ पे आपको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना होगा। तो अगर आप यहाँ पे चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि आप सही आंसर को पता कर लेंगे, क्योंकि 3 इसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये तो नहीं होगा, तो चौथा जो बचेगा वो आप टिक कर पाएंगे। तो ये ट्राई कीजिए क्वेश्चन को, अगर आप सॉल्व कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना नेक्स्ट वीडियो में या फिर कमेंट सेक्शन में आपको इसका आंसर बता दिया जाएगा। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन पूछे गए थे 2018 में बीए सोशल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम में। आर्ट्स नहीं, सोशल साइंस, लेकिन अब आर्ट्स और सोशल साइंस का कंबाइन होता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट ही है ये क्वेश्चन। चलिए, तो 2020 के एग्जाम में पूछे जाने वाला बजट का पहला क्वेश्चन ये है कि सेंट्रल बजट में कितना प्रतिशत टैक्स लगाया गया है ग्रीन एनर्जी इंस्ट्रूमेंट्स पे? वैसे तो ये क्वेश्चन अब इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये 2021 आ चुका है और ये बजट है पिछले वित्त वर्ष का, लेकिन फिर भी इसका आंसर है 20%। और हम यहाँ से जान सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी क्या होता है। तो ग्रीन एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी का पार्ट होता है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी मान लीजिए 10 तरह के सोर्सेज हैं, तो उसमें से कुछ सोर्सेज ऐसे होंगे जो बाकी सोर्सेज के मुकाबले भी कम नुकसान पहुंचाते हैं पर्यावरण को, अगर हम उनसे एनर्जी को निकालें, मतलब एक्सट्रैक्ट करें या जनरेट करें। तो वैसे सोर्सेज हो गए सनलाइट, विंड और वाटर, और इसमें लो इम्पैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स और कुछ फॉर्म के बायोमास को भी इंक्लूड किया जाता है। लो इम्पैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्स अलग से क्यों लिखा गया है? क्योंकि जब हम पानी से बिजली बनाते हैं तो क्या होता है कि पानी जो बिजली बनने में यूज़ आया वो काफ़ी गर्म हो जाता है, और उस पानी को डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में, मान लीजिए किसी नाले में या किसी नदी में, किसी समुद्र में, उसको डिस्चार्ज कर दिया गया, छोड़ दिया गया। तो वो गर्म पानी जब बाहर के पानी में मिलेगा तो उसका भी टेम्परेचर बढ़ा देगा, तो जो मछलियाँ थी, जो माइक्रोब्स थे, वो सब मर जाएंगे। तो इससे हमारे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है। तो वो सब तो नहीं, लेकिन जो छोटे स्तर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोर्सेज होते हैं उनसे पर्यावरण को उतना नुकसान नहीं पहुँचता है, तो उनको भी ग्रीन एनर्जी में इंक्लूड किया जाता है। जैसे अब आप ये चार्ट देखेंगे, इसमें आपको दिखा दिया गया कोल, न्यूक्लियर, ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब कन्वेंशनल पावर सोर्सेज हैं। इसमें से रिन्यूएबल कौन से हैं तो वो आपको दिखा दिया गया है ब्लू एरिया में, और ब्लू एरिया का छोटा सा पार्ट है ग्रीन एरिया, जिसमें आपको वो सब का दिखाया गया है जिनका यूज़ करने से पर्यावरण को कोई खासा नुकसान नहीं पहुँचता है, वो सबसे अच्छे होते हैं हमारे पर्यावरण के लिए। तो सरकार चाहती है कि अब इन्हीं सोर्सेज से हम
अपना एनर्जी की नीड को पूरा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आप या तो उसको गांधी जी की कैटेगरी में रखिए या फिर इकोनॉमिक्स की कैटेगरी में रख लीजिए, एक ही बात है। तो क्वेश्चन ये है कि गांधी जी की जो इकोनॉमी की फ़िलॉसफी थी वो किस पे बेस्ड है। आपके पास ऑप्शन था प्राइवेट ओनरशिप, कंपटीशन, ट्रस्टीशिप या स्टेट कंट्रोल। ट्रस्टीशिप इसका सही जवाब है। तो गांधी जी की जो ये फ़िलॉसफी थी ये सत्य, अहिंसा या और अपरिग्रह पे बेस्ड थी, यानी ट्रुथ, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजिशन। सत्य और अहिंसा के बेसिस पे ये नॉन पोजिशन के प्रिंसिपल पे पहुँचे थे, और ये नॉन पोजिशन का जो प्रिंसिपल है इसी से ट्रस्टीशिप आता है। तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि इस दुनिया में सबके नीड के लिए सब समान है, लेकिन किसी के ग्रीड के लिए, किसी के लोभ के लिए पर्याप्त समान नहीं है। तो गांधी जी की जो ये फ़िलॉसफी थी उसमें उनका मानना था, ट्रस्टीशिप वाली फ़िलॉसफी, ये सोशियो इकोनॉमिक फ़िलॉसफी है कि जो पैसा है, जो प्रॉपर्टी है, वो ओरिजिनली सोसाइटी की है, और जिनके पास अभी है, अभी किन के पास पैसा है, अमीरों के पास ज़्यादा पैसा है, तो जिनके पास ये पैसा है वो इसके बस ट्रस्टी हैं, मतलब सिर्फ इसके संरक्षक हैं, इस पैसे, इस प्रॉपर्टी के, और ये उनका दायित्व है, ये उनका ड्यूटी है कि वो ऐसा करें कि दूसरों की अर्निंग बढ़े और ये ट्रस्ट, ये जो प्रॉपर्टी उनके पास अभी है, जिसके वो अभी संरक्षक हैं, उनकी वो अच्छे से देखभाल करें। तो वही लिखा है, इट प्रोवाइड्स अ मीन्स बाय विच वेल्दी पीपल वुड बी द ट्रस्टी ऑफ ट्रस्ट दैट लुक्स आफ्टर वेलफेयर ऑफ द पीपल इन जनरल। ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी सोचने लायक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किस सूचकांक के बेसिस पे हमारे इकोनॉमी को मेज़र करने की डिमांड आई है, और ये कुछ ऐसा नहीं हुआ था कि कोई लॉ आया था या फिर कोई बड़ी बात थी। बस कांग्रेस ने कहा था कि मेजर इंडेक्स पे हमारी इकोनॉमी को मेज़र किया जाए, और बीएचयू ने इस पर क्वेश्चन पूछ दिया। तो ये न्यूज़ है द हिंदू की, आप देख पा रहे हैं कि जनवरी 30 को ये न्यूज़ छपी थी। तो पहले क्या होता था ना कि जब आपका एग्ज़ाम है तो उस साल के जनवरी और फरवरी महीने के न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती थी, पर अब तो एग्ज़ाम का हाल पता नहीं है कब एग्ज़ाम होगा। फिर भी जब एग्ज़ाम अनाउंस हो वो महीने का करंट अफेयर कम से कम आप अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि तभी एग्ज़ाम पेपर बनेगा। और अभी तो CU मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा या फिर BHU का अपना होगा, पता नहीं है। तो मेरे ख्याल से अभी तक क्वेश्चन पेपर बना नहीं होगा। तो जब आपका एग्ज़ाम अनाउंस हो जाए उस महीने के करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। खैर, इसका सही जवाब है मिज़र इंडेक्स। और मिज़र इंडेक्स क्या होता है, तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं एम्प्लॉयमेंट रेट और इन्फ्लेशन रेट को कंसिडरेशन में लेके, और meant to measure the degree of economic distress felt by everyday people due to the risk or actual joblessness combined with an increasing cost of living। तो दाम बढ़ते जा रहा है चीज़ों का, लेकिन या तो लोग जॉब खो रहे हैं या जॉब खोने का डर है, तो यही सबको कंसिडरेशन में लेके एक डिस्ट्रेस कितना है लोगों में उसको मेज़र किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया था, इस साल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट ईयर का करंट अफेयर था, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। लास्ट क्वेश्चन है आज के इस वीडियो का कि द थर्ड पिलर बुक किन्होंने लिखी है। ये आया था BHU के BA एंट्रेंस एग्ज़ाम 2019 में। इसका सही जवाब है रघुराम राजन। आप ये बुक की इमेज देख सकते हैं। और रघुराम राजन हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर हैं। हमने आज पढ़ा कि RBI के करंट गवर्नर कौन है, और ये फॉर्मर चीफ इकोनॉमिस्ट रह चुके हैं IMF में। हमने IMF के बारे में भी आज पढ़ा। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो का एंड हो गया है। आप BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट की इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए, थैंक यू।